बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे यह 12th क्लास का है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये भारतीय इतिहास की विषय वस्तु है जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर कहा गया है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। क्लास 12th का है। यह बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड और इस तरह की किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक सब का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि डॉक्टर BK श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। इसका जो प्रकाशन है वो भी जरा आप लोग देख लें। यह है आपको राजीव बंसल के द्वारा लिखा गया है, जो कि SVPD का है ना। किस प्रकाशन का है? SVPD का है, याद रखिएगा। चलते हम लोग आज का जो हमारा अध्याय है यह अध्याय 1 होगा। प्रारंभिक नगरों की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे और वो नगर रहेगा आपको हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नगर कौन सा रहेगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जैसा कि लिखा है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। क्या है? द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि हड़प्पा नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिचय लेते हैं हड़प्पा नगर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो आइए हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से जरा रूबरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, लिखा है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यानी कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, इसका जो उत्खनन हुआ है, यह आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ है। सिंधु सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है? 5000 वर्ष पहले हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो आपको उत्खनन हुआ है वो 5000 वर्ष पहले हुआ है। साथ में ये लाइन आपको जो भी हम पढ़े हैं यह बता रहा है कि सिंधु सभ्यता के जैसे ही प्रारंभिक समय में जब नगरों का उद्भव हुआ, उस समय 4 नगर जो थे ना मुख्य रूप से आपको प्रारंभ के समय में देखा गया था। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वह 4 कौन कौन सा नगर है। तो एक बार पुनः इसको देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। मतलब प्रारंभ में जो है सो 4 को सभ्यता का विकास हुआ था और उस 4 सभ्यता में से एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। आगे है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसके बाद है, चूंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपको एक नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? बिल्कुल, यह एक सिटीज सिविलाइजेशन था, यह एक नगरीय सभ्यता था। और पुरातत्वविदों के द्वारा, पुरातत्वविदों का मतलब होता है जो पुरातत्व का अध्ययन करता है। जैसे विज्ञान का जो अध्ययन करता है, किसी चीज का आविष्कार करता है तो उसको हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से पुरातत्व का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा नगर की। बिल्कुल, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी सबसे पहले, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ऐसा आप याद रखिएगा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और सिंधु सभ्यता की खोज हुई, इसलिए हम इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। और इसका जो लोगों के प्रचलन में आया 5000 वर्ष पहले आया। हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। हड़प्पा जो था वो कहाँ था? पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। याद रखिएगा कि हड़प्पा का जब खोज हुआ था मांटगोमरी जिले में हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा जो है पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। याद रखिएगा, जिस समय हड़प्पा का खोज हुआ था वह पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। हड़प्पा के पश्चात यानी कि हड़प्पा के बाद पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदड़ो, चन्नूदरो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की भी खोज हुई। कहने का मतलब यह है कि जिस समय हड़प्पा की खोज हुई उसके बाद उसके अलावा और ही बहुत सारे नगर का खोज हुआ, और जिस नगर में आपको मोहनजोदड़ो, चन्नूदरो, लोथल, बिल्कुल, इसके अलावा और ही बहुत सारे नगर का उद्भव हुआ, लोगों के प्रत्यक्ष में आया। अगला है
ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गया होगा। रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेकानेक नगरों की खोज हुई। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। यानी कि याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो थी वह किस आकार में फैली हुई थी? तो त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। ठीक है, यानी कि उस नगर का जो आकार था, सिंधु नगर का जो आकार था वह त्रिभुज के जैसे था, है ना। और समकोणीय था, याद रखिएगा समकोणीय था। यह भी प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, मतलब कैसा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज। उसके रूप में था वो। जब आंधी वगैरह आता था ना तो वह जैसे हवा चला कि पूरा धूल मिट्टी जो है सो साफ अपने आप हो जाता था। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। आगे है भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर है। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया उससे इनकी अपनी कहानी लिखी हुई। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता, है ना, सामग्री एवं सभ्यता का विस्तृत चर्चा हम अध्याय में करेंगे। आगे जो आपका है वो हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व के बारे में। यानी कि पुरातत्व को हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। पुरातत्व को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। पुरातत्व क्या है इसको भी जरा हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है ना। हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम यदि पुरातत्व के बारे में जान लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हम आपको पहले लाने बता दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर का जो खोज हुआ है और हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ है बात बराबर है। और जितने भी हड़प्पा के बारे में लिखा गया है किताब में वो सब पुरातत्व के आधार पर ही लिखा गया है। इसलिए हम लोग को हड़प्पा सभ्यता जानने से पहले किसको जानना चाहिए? पुरातत्व को जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं पुरातत्व को। तो पुरातत्व का अंग्रेजी क्या होता है फटाफट से बता दीजिए आप। आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए पुरातत्व इतिहास की, बिल्कुल यहाँ से हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तत्व को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उसकी नींव बालू पर टिकी हुई है ना। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री भी पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। समकालीन का मतलब होता है अभी वर्तमान समय में जो कुछ भी आप देख रहे हैं और जो कुछ भी हड़प्पा सभ्यता का जो विवरण आपको जहां से मिल रहा है वह किस पर आधारित है? पुरातत्व पर आधारित है। इसका मतलब यही होता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। हमारा इतिहास, हमारी वही इतिहास प्रामाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेदता या पुराविद हम लोग कहते हैं। हम आपको पहले ही बता दिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुरातत्व के बारे में और पुरातत्व वेदता के बारे में। देखिए जैसे विज्ञान का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक उसी तरह से जो पुरातत्व के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पुराविद या पुरातत्व वेदता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल, हाँ। आगे है आपको पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को, चलिए तो बताएंगे आप लोग। अब नहीं डिस्टर्ब कीजिएगा, चलिए। पीछे ढकेल सकते हैं। पुरातत्व विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई, मतलब पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व एक वह विज्ञान है जो पृथ्वी के अंदर में छिपी हुई वस्तुओं के बारे में जो हम लोग जानकारी लेते हैं उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व के माध्यम से आप किस वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो पृथ्वी के अंदर में कोई वस्तु छुपा हुआ है और आप गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा खोदने के बाद है कि नहीं उस वस्तु के बारे में जो जानकारी मिल जाता है उस विज्ञान को ही हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। आगे है आपका वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण से, किस पर आधारित होने के कारण से? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण से पुरातत्व जो है एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व
एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहने का मतलब ये है, ये एक वैज्ञानिक के द्वारा हम लोग को किसी भी पृथ्वी के अंदर में छिपी हुई वस्तु की जानकारी मिलती है। इस वजह से यह एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। प्रामाणिक का मतलब होता है ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड का मतलब ओरिजिनल। वैज्ञानिक जो खोज कर दिया, जो जिस वस्तु के बारे में जो बात बता दिया, उसको हम लोग एकदम सही मान लेते हैं। ठीक है, वही बात बता रहे हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की जाती है। तो याद रखिएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत क्या सब आता है? सिक्का आता है ना, अभिलेख आता है, खंडहर आता है तथा स्मारक आता है। क्या सब आता है बताइए? अभिलेख, बिल्कुल, सिक्का आता है, अभिलेख आता है, खंडहर आता है, स्मारक आता है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे है आपको किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी हुई है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी लिखी हुई बात है वह किस पर आधारित है? पुरातत्व पर आधारित है। इसीलिए लिखा है कि पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी हुई है ना। हड़प्पा सभ्यता में जो भी बात लिखा हुआ है वो किसके आधार पर? पुरातत्व के आधार पर। इतिहास और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। तब बताइए, इतिहास का और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है कि नहीं है? अगर पुरातत्व की जानकारी नहीं हो तो इतिहास नहीं लिखा सकता है। तो इसलिए इतिहास का और पुरातत्व का काफी संबंध है। बात समझ गए? तो हम लोग समझ गए पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम लोग जो है धरती के अंदर में छिपी हुई वस्तुओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यह कितना पुराना है, यह किस समय का है, वह किस उस समय का सामाजिक पद्धति क्या था, राजनीतिक पद्धति क्या था, या जो कुछ भी। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलिए अभी बताया कि पुरातत्व के अंतर्गत क्या सब आता है? सिक्का आता है, खंडहर आता है, अभिलेख आता है। अब एक बात बताइए, अगर सिक्का पर जैसे आप प्रश्न पढ़े थे कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उसको बिना बजाते हुए सिक्का मिला था, इससे हम लोग यह जानकारी ले लेते हैं कि इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था और वो जो है बिना बजाते, हाँ, बीना बजाते थे। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात का जानकारी हमको मिल जाता है। तो बताइए, सिक्का क्या है? एक पुरातत्व है, और पुरातत्व पर जो आधारित ज्ञान होता है वह वैज्ञानिक के द्वारा होता है। हाँ बिल्कुल प्रूफ किया गया ज्ञान होता है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी ज्ञान है वो किस पर आधारित है? पुरातत्व पर आधारित है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक उत्खनन। क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबवत उत्खनन करते हैं। इसके विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वे उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्वविद के बारे में पहले बता दिए, जो पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। कहता है कि पुरातत्वविद जो है किसी भी वस्तुओं की जानकारी लेने के लिए वह धरती के अंदर में लंबवत खोदता है। अभी फिलहाल में एक मशीन चला होगा जेसीबी के टाइप पर, देखिएगा कि सड़क पर जो खोदता है ना, तो डायरेक्ट जो है इस तरह का पाइप होता है और ये पाइप डायरेक्ट डालता है। तो बिल्कुल पाइप जो डालते हैं डायरेक्ट तो पूरा सीधा जाता है ना, तो इसी को कहा गया लंबवत। क्या कहा गया? लंबवत कहा गया। तो लंबवत डालता है और कहता है कि लंबवत जब इसको खुदाई की गई तो उसके बाद कहता है कि जो वस्तु जितनी गहराई से निकलेगा वह वस्तु जो है उतनी ही ज्यादा प्राचीन माना जाएगा। जो वस्तु जितनी कम गहराई पर मिलेगा वह वस्तु उतना प्राचीन कम माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर यही लाइन बता रहा था कि किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबवत उत्खनन करते हैं। इसकी विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितने गहराई पर प्राप्त होती है वे उतनी ही क्या होती है? अधिक समय की मानी जाती है। वह अधिक समय की मानी जाती है, यानी कि प्राचीन होती है। इसे काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है स्तरीकरण का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि हम
किसी भी वस्तुओं के बारे में जो जानकारी लेते हैं कि यह कितना पुराना है, यह कितना नया है, यह किस समय का है, तो जिस सिद्धांत से हम लोग इस काल को निकालते हैं, काल मतलब समय को निकालते हैं, उस सिद्धांत को ही हम लोग स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? बिल्कुल। मतलब हम लोग देखिए, इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग लेवल के हिसाब से उसको निर्धारित कर देते हैं कि यह इतना पुराना है। जो जितना मतलब ऊपर के लेवल में होता है तो उसको हम लोग कम प्राचीन मानते हैं। जो ज्यादा अंदर के लेवल में है, नहीं बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम अधिक प्राचीन मानते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बता, स्तरीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो बोलेगा कि वस्तुओं के कालक्रम को निर्धारित करने के सिद्धांत को ही हम लोग स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आगे है पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली थी। पीट्स रिवर्स महोदय के बारे में सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि पीट्स रिवर्स महोदय का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ है, वही इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1902 बिल्कुल। पीट्स रिवर्स महोदय का जो जन्म हुआ है वो 1835 ईस्वी में हुई है, वही इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई है ना। ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली थी। ये रिवर्स महोदय जी जो थे वह आपको स्तरीकरण का नींव कहाँ पर डाले थे? तो मिस्र में डाले थे। स्तरीकरण सिद्धांत तो समझ में आ गया ना। वस्तुओं के काल का निर्धारण करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो रिवर्स महोदय थे, यह पहली बार जो स्तरीकरण का सिद्धांत को अपनाया, सबसे पहले कहाँ पर अपनाया था? तो मिस्र में। ठीक है, आगे चलिए। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है उसे गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। हम पहले बता दिए कि हम लोग जब कोई भी वस्तुओं का उत्खनन पृथ्वी के गर्भ में जो उत्खनन करेंगे तो उत्खनन पुरातत्वविद कैसे करता है? तो लंबवत करता है, मतलब सीधा लंबा जाता है। और जो वस्तु जितनी गहराई पर, वह वस्तु उतनी ही ज्यादा पुरानी होगी। जिसकी गहराई जितनी कम वह उतनी ही का माना जाएगा ना। वही बात यहाँ पर बताया जा रहा था। 15 जनवरी 1874 ईस्वी की बात है। 15 जनवरी 1874 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका बन रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। और यह कब किए थे? तो 15 जनवरी 1784 को। देखिए, सर विलियम जोन्स 1784, ठीक है। और 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया था। याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने किया था। बताएंगे पूरे लैंग्वेज के साथ फटाफट। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किए थे। यहीं से भारत का इतिहास जानने का पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय इतिहास है ना, भारत में जो पुरातत्व के आधार पर जो अन्वेषण हुआ, अन्वेषण मतलब आविष्कार हुआ, वो शुरुआत कहाँ से हुआ? तो कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ है, वहीं से भारत के इतिहास जानने का शुरुआत हुआ है। बताइए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। आगे है 1861 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। ये भी इंटरमीडिएट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है? 1861 ईस्वी में हुई है। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। अब याद रखिए, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, पढ़े होंगे आप लोग प्रश्न, है कि नहीं? तो ये पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, डायरेक्टर निर्देशक, डायरेक्टर मतलब क्या होता है? निर्देशक जो नियुक्त किया गया था वो कनिंघम महोदय को। किसको? कनिंघम महोदय को। और पुरातात्विक अन्वेषण जो आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई उस समय से, जो कि कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में हुई है। अब मुझे ये बताएंगे आप लोग कि पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर यानी कि निर्देशक बनाया गया, किसको बनाया गया? सर विलियम जोन्स को बनाया गया। किसको बनाया गया? सर विलियम जोन्स को बनाया गया। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषयक खोज कराने का निश्चय किया गया।
एवं कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर भी बनाया गया। ठीक है, मतलब सारे भारत में, पूरे इंडिया में पुरातात्विक विषय पर खोज करने के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया वही कनिंघम महोदय को ही बनाया गया। वैसे तो आप पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई ये तो जान गए, 1861 में हुई, और वो पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर मतलब निर्देशक किसको बना दिया? तो कनिंघम को। किसको बना दिया? कनिंघम को। और उसके ठीक कुछ दिन के बाद पूरे भारत में जो पुरातत्व विषय खोज करने का जो एक प्रण लिया गया, एक निश्चय किया गया, उसका भी जो डायरेक्टर बनाया गया वो कनिंघम जी को ही बनाया गया। आगे है 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बन गए। यानी कि एशियाटिक ये जो पुरातत्व विभाग का जो स्थापना हुआ था, अगर 1902 ईस्वी की बात करें तो 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को बना दिया गया डायरेक्टर। किसका डायरेक्टर? पुरातत्व विभाग का। इन्हीं के समय राय बहादुर शाहनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा स्थल का खोज किया। अब यहाँ से एक प्रश्न बना कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है? तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया है। ठीक है, यहाँ प्राप्त मोहरों के आधार पर, यहाँ जो मोहर प्राप्त हुआ उसके आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दिया। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में जो घोषणा किया गया है 1924 ईस्वी में किया गया, और ये घोषणा सर जॉन मार्शल ने किया। किसने किया है? सर जॉन मार्शल ने किया। वही अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज तो 1921 में किया था और वो भी दयाराम शाहनी ने किया था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, देखिए खोज भले ही हुआ है उस टाइम में, लेकिन पूरा प्रमाण के साथ, जब किसी का प्रमाण होगा तभी तो लोगों के बीच हम रखेंगे। तो वही है कि 1921 में खोज हुआ, लेकिन पूरे प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ जो है लोगों के बीच में घोषणा जो किया गया 1924 ईस्वी में किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा, है ना, पुरातत्व विभाग के, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। आगे जो है अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में जरा हम लोग जानेंगे। और इसके पहले तो आपको बता ही चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया, 1921 ईस्वी में किया। जबकि पूरे विश्व के समक्ष जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा जो हुई है वह जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में हुई है, 3 साल के बाद। आइए 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। और यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1826 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1826 ईस्वी में किया गया। याद रखिएगा कि हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। कब किया गया? तो 1826 में। वही बात कर 1856 में कराची से लाहौर तक, 56 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए थे। 1873 में जनरल कनिंघम को कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी। 1912 की यदि हम बात करें, J.F. फिलिट महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम एवं फिलिट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम शाहनी को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? राय बहादुर शाहनी को। बिल्कुल। दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल के पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की। कहने का मतलब यह है कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने किया और किस नदी के तट पर हुआ। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? दयाराम शाहनी ने किया है।
कब किया है? 1921 में किया है। और कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पे मोहर भी प्राप्त किए। और आगे बढ़ने से पहले हम एक जरूरी बात बता दें कि जितने भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के किसी भी स्टेट का एग्जाम हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए आप उसको नोट डाउन कर लेते, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं नोट डाउन करते चले जाएंगे अंडरलाइन वाली लाइन को, तो काफ़ी अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दूसरे ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर लिया। ठीक है, राखल दास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने और कब किया है? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया है। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अब ये जो है मोहनजोदड़ो जो है ना, वो मोहनजोदड़ो आपको यह जिस तरह से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हाँ, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में उत्खनन हुआ, ठीक उसी तरह से ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। और ये मोहनजोदड़ो का खोज कहाँ पर हुआ? बिल्कुल, यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ये जो है वो हुआ था आपको पंजाब प्रांत के, वो मांटगोमरी जिला में। ये क्या था? ये था हड़प्पा का। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो का, और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है इसका राखल दास बनर्जी ने किया है 1922 ईस्वी में किया है। साथ में इसका जो उत्खनन हुआ है, इसका जो खोज हुआ है, वह पाकिस्तान का एक क्षेत्र जो सिंध प्रांत था, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पर? लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर हुआ है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। फिर यहाँ पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक नए नगर प्राप्त होते गए। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बना दिया। याद रखिएगा, जुड़वा राजधानी जो है किसका बना दिया था? पिगट महोदय ने। तो देखिए, पिगट महोदय के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बना दिया। यानी कि कहा कि देखिए भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ना, वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन गया। और इस दोनों साम्राज्य के लिए केवल एक राजधानी बनाया गया। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? केवल एक ही क्षेत्र है, चंडीगढ़। याद रखिएगा, ऐसा कौन सा दो राज्य है जिसका राजधानी एक ही है? तो हरियाणा और पंजाब, दोनों की राजधानी चंडीगढ़। ठीक उसी तरह से हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, दोनों का राजधानी केवल एक बनाया, और बना करके जो है सो उसको जुड़वा राजधानी बताया गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। यानी कि याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 670 किलोमीटर। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग उत्खनन कर लिए, और हड़प्पा के बाद हम लोग मोहनजोदड़ो को भी उत्खनन कर लिए। हड़प्पा का खोज हम लोग कहाँ पर किए थे? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका खोज पाकिस्तान में ही हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, है ना। एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, हड़प्पा सभ्यता जो फैला था वह पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक, जो है कितना? 1600 मीटर। ठीक है ना, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो 1100 किलोमीटर। वहीं कहता है कि परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर था? 1600 किलोमीटर। और यदि पूर्व से पश्चिम बोल दे, उत्तर से दक्षिण बोल दे आपको, तो याद रखिएगा कि 1100 किलोमीटर। देखिए, पूर्व से पश्चिम एक बार फिर से सुन लीजिए।
पूर्व से पश्चिम अगर कहें 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूर्व और पश्चिम वाला में ना ज्यादा था और उत्तर और दक्षिण वाला कम था। ठीक है, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल आसान है। उत्तर और दक्षिण मतलब दक्षिण से याद रखिएगा दक्षिणा। आप जो किसी को दक्षिणा देते हैं तो 11 देते हैं ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो कितनी थी, तो 1100 किलोमीटर थी। वही अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर थी। ठीक है, आइए तो कहता है, लेकिन फिर भी कहता है कि परंतु उत्तर में सराय खेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और धीरे धीरे बढ़ती हुई चली गई। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था। ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था वह उस नगर का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, पहले ही बता चुके थे। फिर आगे है कि जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और जिसके कारण से इस दोनों साम्राज्य की राजधानी एक बनाया गया, जिसके कारण से जो जुड़वा राजधानी इसको बताया गया। और बताइए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी थी, 670 किलोमीटर। कितनी दूरी थी, 670 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता में उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम किसकी लंबाई अधिक थी, पूरब से पश्चिम बिल्कुल। उत्तर पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई थी, 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी थी, 1100 किलोमीटर। आइए अब है कि जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल बताया है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा दिख रहा है ना। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल बताया कितना बताया गया था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक। बात समझिएगा, यह सभ्यता उत्तर में कहाँ से, जम्मू से अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ से फैला हुआ था, तो जम्मू से अखनूर। देखिए, जम्मू के अखनूर से लेकर, जम्मू में एक क्षेत्र है जो कि अखनूर, जम्मू में एक क्षेत्र है अखनूर, तो याद रखिएगा जम्मू के अखनूर से लेकर देखिए अभी हम लोग उत्तर की बात कर रहे हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई थी ना वो 16 कितना था, 1100 किलोमीटर। तो कहता है कि उत्तर में अगर हम बात करें तो जम्मू में अखनूर से लेकर, कहाँ से, जम्मू में अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक जो है आपको फैला हुआ था। वहीं पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व के मेरठ तक फैला हुआ था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। यह सभ्यता जो है उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक। वहीं अगर हम बात करें आपको जो है सो पश्चिम में तो बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व के मेरठ तक फैला हुआ है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों के, इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र 12 गुना अधिक है। बात समझ गए। तो बस इसमें इतना ही बात याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से दक्षिण की लंबाई, साथ में इसका क्षेत्रफल पूरा कितना था, 12,99,600 बिल्कुल। बात समझ गए। अब है हड़प्पा सभ्यता का काल। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। यानी कि हम पहले बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो कुछ भी इतिहास है यह पुरातत्व पर आधारित है। ठीक है, इसको मान लिया गया है कि यह इस तरह से हुआ था। मान लिया जाता है किसी भी घटना में कि शायद यह घटना इस तरह से हुआ होगा। ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में मान लिया गया है, वस्तुओं को देख करके अनुमान लगा लिया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के इसलिए विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता का काल निम्न अनुसार से निर्धारित किया है। जैसे कि सर जॉन मार्शल की अगर बात करें तो सर जॉन मार्शल इस सभ्यता का काल बताया है 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक। वहीं अनरेस्ट मैके की बात करें तो 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है।
वहीं अगर हम माधव स्वरूप वत्स के द्वारा माने तो 2700 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा अगर हम बात करें तो 3200 से 2750 ईसा पूर्व है। फिर है REM व्हीलर के द्वारा तो 2500 से 1750 है। ठीक है। फिर देखिए डॉक्टर BA स्मिथ के द्वारा 2500 से 1500 ईस्वी है। वही रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो आपको तिथि निर्धारण किया गया है किसका, हड़प्पा सभ्यता का, वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब आप ही देखिए कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व यहाँ भी है, 2500 से 1750 यहाँ भी है। तो इस यहाँ से यहाँ तक में जो हम लोग पढ़े हैं इस पूरे में एक ही डेट 2 बार आया है। तो जब एक ही डेट 2 बार मतलब अगर किसी व्यक्तियों को एक से ज़्यादा पोल हो जाता है वोटिंग में अगर तो वो जीत जाता है ना। वही बात यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 बार जो पोल हुआ है, एक हुआ है आपको REM व्हीलर के द्वारा 2500 से 1750 ईसा पूर्व और एक रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता काल जो माना गया 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसलिए आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य यानी कि सबसे अधिक मान्य तिथि जो था वो कौन सा था, 2500 से ईसा पूर्व तक। बात समझ गया, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक किसका काल माना गया है। आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे REM व्हीलर, बोलिएगा REM व्हीलर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया। देखिए वैसे तो सभी तिथियों को पढ़ना है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर 2 माना जाएगा क्योंकि इस 2 को काफी मान्यता ज्यादा मिला है। इसलिए इसका नाम याद रखिएगा REM व्हीलर, बोलिएगा REM व्हीलर। इसका काल जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। वही रेडियो कार्बन विधि के द्वारा है ना 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। इसमें से कार्बन 14 विधि को डॉक्टर व्हीलर के द्वारा हम पहले बता दिए कि कार्बन 14 विधि और REM व्हीलर, बोलिए REM व्हीलर। तो इस दोनों का तिथि मिलता है ना, तो जब दोनों का तिथि मिल जाते हैं इसका मान्यता तो अधिक होगा ना भाई जी। वही बात है कि इसमें कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर के द्वारा जो निर्धारित आपको सभ्यता की तिथि माना गया है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। तो वही कहता है कि अधिकांश लोगों के द्वारा यही मान्य हुआ है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन 14 विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन 14 विधि के बारे में। देखिए हम एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, पढ़ने से आप लोग को हरासमेंट यदि महसूस हो रहा है तो इस बात को समझिए। जब हम बचपन के अवस्था में थे तो उस अवस्था में जब मुझे कोई खेल पसंद होता था और जब वो खेलते थे तो क्या आप याद कीजिए उस समय में खेलते खेलते क्या मन आपका कभी थकता था? नहीं थकता ना। क्यों नहीं थकता था? क्योंकि आप वो जो खेलते थे वो खुश होकर के खेलते थे, वो खुशी के साथ खेलते थे। और यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक सीरियस मैटर समझ करके इसको पढ़ते हैं आप, तो बिल्कुल सीरियस नहीं होना है। आप खुशी खुशी पढ़िए, बात समझिए, बिल्कुल जॉयफुल मूड में पढ़िए। खुशी मूड में पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई से नहीं थकेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे बचपन में आप जो खेलते थे और गार्जियन पकड़ के भी लाता था कि अब टाइम खत्म हो गया मत खेलो, फिर भी खेलने का मन होता था, उसी तरह से ये पढ़ाई है। इसको एक मजाक बना लीजिए, इसको आप एक खुशी बना लीजिए, आपको कभी मन थकेगा ही नहीं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कार्बन 14 विधि के बारे में। अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, इसको हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं। तो आगे हम चलेंगे, उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल किसको कहा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और मुझे एक बात और बता दीजिए कि रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो तिथि माना गया है वो कौन सा तिथि है? और एक बात और भी बता दीजिए कि रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि माना गया, तो उसी तरह से किस वैज्ञानिक, किस पुरातत्वविद के द्वारा माना गया है? तो REM व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा? REM व्हीलर के द्वारा भी आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और क्या माना गया है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सर्वमान्य तिथि माना गया है। बात समझ में आ गया ना? आइए जानते हैं कार्बन 14 विधि क्या है। कार्बन 14 मेथड जो है तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 विधि क्या है? तो तिथि निर्धारण एक वैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल, तिथि निर्धारण की यह एक वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है।
मतलब क्या हुआ, हम आपको पढ़ाए थे कि जो वस्तु जितनी गहरी पर मिलेगी वो उतनी प्रचलित होती है। तो वही बात है, कार्बन 14 विधि भी एक मेथड है, एक विधि है, एक सूत्र है, एक तरीका है। और इस सूत्र के द्वारा जो है हम लोग वस्तुओं के उम्र को ज्ञात करते हैं। कार्बन के हिसाब से हम लोग वस्तुओं की उम्र को ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग आगे जानेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इस विधि का खोज अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि कार्बन 14 विधि का खोज किसके द्वारा किया गया है? V.F. लीवी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में। क्या है, कब किया गया है? 1946 ईस्वी में। और बताएंगे आप लोग कि वह रसायन शास्त्री थे। ठीक है, कौन थे? रसायन शास्त्री थे, बिल्कुल। और वह जो है सो अमेरिका के थे। याद रखिएगा, हम आपको बताएं कि कार्बन 14 विधि जो है वह कौन सी विधि है? तो वस्तुओं के काल निर्धारण करने की विधि है। और इस विधि का खोज किसने किया है? तो V.F. लीवी ने किया है। किसने किया है? V.F. लीवी ने किया है। और कब किया है? तो 1946 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1946 ईस्वी में किया है। और 1946 ईस्वी में जो किया है, तो ये कहाँ के ये पुरातत्वविद थे? अमेरिका के। इनका नाम क्या था? V.F. लीवी था। और मुझे अब ये बता दीजिए कि यह किस विषय के क्षेत्र के ज्ञाता थे? रसायन शास्त्र के। बिल्कुल, रसायन के क्षेत्र में वह जो एक ज्ञाता थे। तो रसायन शास्त्री V.F. लीवी के अनुसार 1946 ईस्वी में खोज किया गया कार्बन 14 विधि का। इस विधि के अनुसार जीवित वस्तु में, इस विधि के अनुसार जीवित वस्तु में कार्बन 12, जीवित वस्तु जो जिंदा वस्तु होता है उसमें क्या रहता है? तो कार्बन 12 रहता है। वही कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कि याद रखिएगा, ये जो बेचारे V.F. लीवी साहब, जो कि अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था V.F. लीवी, वह ये कार्बन डेटिंग विधि का यानी कि कार्बन 14 विधि का जो खोज किया, उसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस खोज के अंतर्गत उन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु जीवित निकलता है धरती के अंदर से, खोदने के बाद यदि कोई वस्तु जीवित निकलता है और उसमें कार्बन 12 की मात्रा और कार्बन 14 की मात्रा यदि ये दोनों बराबर है, क्या बताएं, फटाफट से बताएंगे। दोनों मात्रा अगर बराबर है तो इसका मतलब उस ये जो है सो इसका मतलब वह कौन सा वस्तु, कैसा वस्तु है? जीवित है कि मरा हुआ है? जीवित है। जीवित है। याद रखिएगा कि जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 इस दोनों की मात्रा क्या होगी? बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है। मतलब यदि कोई वस्तु मर गया है, कोई प्राणी अगर मरा हुआ है, तो उसमें कार्बन 12 तो रहेगा, लेकिन कार्बन 14 गायब हो जाएगा। बिल्कुल, कार्बन 14 जो है सो निरंतर क्षय होने लगता है और क्षय होते होते एक दिन पूर्णतः जो है सो खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर जीवित वस्तु होगा तो कार्बन 12 रहेगा। अगर वह वस्तु मर गया तो कार्बन 12 रहेगा, लेकिन कार्बन 14 नहीं रहेगा। धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा, यानी कि क्षय होने लगेगा। क्षय होते होते एक दिन जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आइए चलते हम लोग आगे। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 और ये ±30 वर्ष देख रहे हैं आप का होता है। ये चीज याद रखिएगा कि कार्बन का अर्ध आयु काल जो होता है वह 5568 ±30 वर्ष का होता है। अर्थात इतने वर्षों में कार्बन 14 विधि की मात्रा आधी रह जाती है। कार्बन की जो अर्ध आयु काल होता है वो कितनी होती है? 5568 ±30 वर्ष होता है। अर्थात इतने वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा जो होती है वह आधी रह जाती है। बात समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। आगे जो है आपका इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है। हमने आपको बताया कि 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन 14 जो रहता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। और इनकी जो अर्ध आयु काल थी, कार्बन की अर्ध आयु काल के होते होते कार्बन 14 की मात्रा कितनी रह जाती है? तो हाफ यानी कि आधी रह जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही प्राचीन माना जाएगा।
बात समझ गए? जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, इस लाइन को याद कर लीजिए, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी तो वह जो आपको वस्तु होगा वह उतना ही ज्यादा प्राचीन माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पदार्थों में C14 के क्षय की प्रक्रिया को ही हम लोग रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये लाइन कि पदार्थों में C14 के क्षय होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग अंत में जाने कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं यानी कि रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं। तो बस इसके बारे में हम लोग यही बताए थे कि कार्बन 14 की जो क्षय की प्रक्रिया है, कार्बन 14 जो धीरे धीरे क्षय होता है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग कार्बन ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता कहते हैं। आइए अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा नगर के बारे में हम लोग एक टॉपिक फिर पढ़ेंगे और हड़प्पा नगरों में जो हमको वस्तुएं प्राप्त हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा नगर में कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होगा, बताइए एक वस्तु का नाम बता दीजिए जो हड़प्पा नगर में प्राप्त हुआ था। बताइए, आपको पता है? लोहा नहीं, मोहर प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? मोहर प्राप्त हुआ था। ये आप पहले से जानते हैं। तो थिंग्स फाउंड फ्रॉम हड़प्पन सिटीज। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन द्वारा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्टों में इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों से निम्न अनुसार सामग्री प्राप्त हुई है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा नगर के किस किस क्षेत्र से कौन कौन से वस्तु प्राप्त हुए हैं, इस बात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप पढ़े हैं कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? बात समझ गया? बस समझ में आ गया ना? कांसा की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिला था? तो ये सब जो मूर्ति मिली है वो हड़प्पा नगर से मिली है ना? कहाँ से मिली है? हड़प्पा नगर से मिली है। बात समझ गए? तो यही आपका प्रश्न है। हम लोग चलते हैं आगे। आइए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। और आप लोग मुझे बता दीजिए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने कब और कहाँ पर किया? सिंधु सभ्यता। बिल्कुल, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में किया। 1922 में हुआ था। राखलदास ने किया था। तो आइए पढ़ते हैं जरा मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अब सबसे पहले याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। अब इसको कैसे याद रखिएगा? बहुत ही इतना महत्वपूर्ण की सोचिए मत, बिल्कुल इतना महत्वपूर्ण की सोच नहीं सकते हैं। ये मोहन समझ लीजिए कि मोहन नाम का कोई लड़का है, बड़ा ही सीधा साधा है, इसलिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा, सिंधु नहीं, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। बिल्कुल, ये इतना बात सब जानता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो इसलिए याद रखिएगा कि यह सिंध भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला। चलिए, मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ की भूमि उपजाऊ वहीं पर ना बड़ा से बड़ा खाद्यान्न मिलेगा आपको, अन्न रखने के लिए मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलेगा? बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? वही बात है आपको कि मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी ना बहुत ही फर्टिलाइज, बहुत ही उपजाऊ थी और इसे सिंध का बाग कहा गया। अगर आपसे पूछे कि सिंध का बाग किसे कहा गया तो मोहनजोदड़ो। सिंध का मतलब होता है, बाग का मतलब होता है बगीचा। और सिंधु सभ्यता के बाद जो है, सिंधु सभ्यता में जो खोज हुई थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो खोज हुई थी नगर, वो कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो को ना सिंध का बाग कहा गया। जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सिंध का बाग मतलब सिंधु सभ्यता में यह नगर की खोज हुई और इस नगर में खेती बाड़ी करने के जो क्षेत्र था बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था। उपजाऊ होने के कारण से इसको एक बगीचा का मतलब नाम दे दिया कि मोहनजोदड़ो जो है तो क्या है? तो एक सिंध का बाग है, सिंध का बगीचा है, बाग है, गार्डन है। क्या है? गार्डन। आइए, सिंध का बाग किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। यहाँ से 1938 मोहर प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से जो है आपको 1398 1938 बोलते थे क्या? 1398 मोहर प्राप्त हुए थे। 1398 यानी कि लगभग 1400 में मात्र 2 कम है। 1398 मोहर प्राप्त हुए थे
और बताइए कि मोहर प्राप्त हुआ, यहाँ से एक बात और आ रहा है कि मोहर वहां से प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है मोहर का यूज कहाँ किया जाता है, ये बात पता है आप लोगों को? जैसे आज चिट्ठी हम लोग कहीं एक दूसरे जगह भेजते हैं तो मोहर लगता है ना, ठीक उसी तरह से पहले जो व्यापार होता था तो व्यापारी लोग अपना अपना मुहर बना था और वो मुहर का छाप उस पर मार देता था। जैसे बोरा पैक हुआ, बोरा पर वो छाप मार दिया कि यह फलाने कंपनी से फलाने व्यापारी के नाम से आया है। तो इसलिए याद रखिए कि 1398 मुहर था, यानी कि व्यापारी अधिक चलता था कि कम चलता था? अधिक चला था। तो इसका मतलब है कि व्यापार प्रधान था मोहनजोदड़ो। ये चीज आगे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। तो 1398 मोहर प्राप्त हुआ था। पुजारी का सिर प्राप्त हुआ था। पुजारी का सिर मतलब माथा। मोम के सांचे, मोम के सांचे का मतलब क्या हुआ? मोमबत्ती जो बनता है, हम लोग मोमबत्ती खुद से बनाए हुए थे। एक बार मुझे याद है, वो जो पपीता का पाइप होता है ना, पपीता का जो ये, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती को, कच्चा मोमबत्ती को डालते थे और उसमें धागा डाल करके उसको ढाल देते थे, बन जाता था मोमबत्ती, ठीक है। और बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो खुद से बनाते हैं कच्चा मोम से, ठीक है। तो कहने का मतलब मोम का सांचा, सांचा मतलब क्या होता है? जैसे मूर्ति जो बनता है, ये दुर्गा माता का मूर्ति या किसी भी देवता का मूर्ति जो बनता है, तो जिसमें ये एक मिनट देखिए, ईंट का भी बनाते हुए देखे हैं, ईंट जिसमें बनाता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको सांचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांचा। मतलब उसको फरमा कह सकते हैं, सांचा कह सकते हैं। बर्फ बनाते हुए देखे हैं जी। आपके पास फ्रिज होगा, जी। फ्रिज में जो आप बर्फ बनाते हैं तो वो बर्फ जो जिसमें बनता है उसको क्या कहेंगे? सांचा कहेंगे। तो वही बात है, 1398 में मोहर प्राप्त हुआ है। वही अगर सांचा की बात करें तो वहां पर जो है किसका सांचा प्राप्त हुआ है? तो मोमबत्ती का सांचा, मोमबत्ती बनाने का सांचा प्राप्त हुआ है। और ये पुजारी का क्या प्राप्त हुआ है? सिर प्राप्त हुआ है। आगे है कांस की नर्तकी। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि कांसा की नृत्य करती हुई नर्तकी मतलब नाच करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। सभागार, सभागार का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सभा लगता है। अन्नागार मतलब जहाँ पर अन्न रखा जाता है। स्नानागार जहाँ पर स्नान किया जाता है। सभागार मतलब जहाँ पर सभा लगाया जाता है लोगों का। बिल्कुल सही बात। सीप का पैमाना, सीप का मतलब होता है जहाज, सीप का मतलब होता है पनिया जहाज। और पनिया जहाज बनाने का पैमाना, पैमाना मतलब होता है पटरी, मापक। बात समझ में आ रहा है। और सूती कपड़े का अवशेष मतलब कुछ सूती कपड़े भी प्राप्त हुए थे। अभी हम लोग बताए थे ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वही वस्तुएं हैं। इसके बाद है पानी का जहाज भी प्राप्त हुआ था और पानी के जहाज का एक सांचा भी प्राप्त हुआ था। बात समझ गए? तो बताइए कि अभी तक में हम लोग किन किन वस्तुओं के बारे में पढ़े? सबसे पहले पढ़े 1398 में मोहर प्राप्त हुआ, पुजारी का सिर प्राप्त हुआ, इसके बाद मोमबत्ती का सांचा प्राप्त हुआ, इसके बाद आपको सभागार प्राप्त हुआ है, इसके बाद पनिया जहाज यानी कि जहाज का जो है सो ये पैमाना प्राप्त हुआ, यानी कि मापक, पैमाना मतलब मापक होता है, वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद कुछ जहाज भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कांसा की मूर्ति और सूती कपड़े का भी कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है सिंध का बाग किसको कहा जाता है? याद रखिएगा तो मोहनजोदड़ो को। अगर आपसे पूछ दे कि क्यों कहा जाता है तो भाई सोचेगा कि बगीचा में तो पेड़ पौधा लगेगा और पेड़ पौधा लगाने का के लिए एक विशेष भूमि था ना यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? इसलिए तो इस वस्तु के अलावे कुछ और भी वस्तुएं हैं, जरा उसको देखिए। हाथी का कपाल, कपाल मतलब कपार जिसको कहते हैं, हाथी का कपाल वहीं से प्राप्त हुआ था। वहीं हम बात करें शिलाजीत की, शिलाजीत भी वहीं से प्राप्त है। शिलाजीत के बारे में आप लोग समझ लीजिए। शिलाजीत जो होता है वह एक प्रकार का औषधि होता है और यह औषधि जो है आपको हिमालय के क्षेत्र में है ना, भारत के उत्तर के क्षेत्र में यह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शिलाजीत क्या है? तो एक औषधि है, याद रखिएगा, ठीक है। गाड़ी के पहिए के बारे में जरा समझ लीजिए। गाड़ी का पहिया तो समझते हैं, गाड़ी में जो चक्का लगता है उसको हम लोग पहिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, मेसोपोटामिया की मोहरें, मेसोपोटामिया की मोहर भी प्राप्त हुए हैं। जिस तरह से 1398 में मोहर प्राप्त हुआ था, ठीक उसी तरह से जो है मेसोपोटामिया की मोहर दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, ठीक है। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मतलब मूर्ति। हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत की तराजू। पशुपति की मुद्रा, पशुपति की मुद्रा मतलब समझ गए, मुद्रा मतलब रुपया होता है, ठीक है। तो ये सब जो है सो प्राप्त हुए थे हड़प्पा
सभ्यता से। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो थे, एक नगर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था वो कौन कौन सा वस्तु था? कांच की तो मूर्तियां। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि 1398 में मोहर था। मोहर के बाद हम लोग कांस्य की मूर्ति पढ़े थे। इसके बाद हम लोग शभागार पढ़े थे, पुजारी का सिर पढ़े थे, शिलाजीत पढ़े थे, और हाथी के दांत का तराजू है, वहीं गाड़ी के पहिए और मेसोपोटामिया की मोहर भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वही मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। ऐसा सोच लीजिए कि मोहन नाम का जो लड़का होगा बेचारा सीधा साधा है, तो दाढ़ी तो उसको रहबे करेगा, कोई काट नहीं देगा, सीधा साधा है। बात समझ में आ रहा? इसलिए दाढ़ी वाला प्रतिमा जो मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी दांत का तराजू मोहनजोदड़ो से, और पशुपति की मुद्रा भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। बताइए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मिर्चों को काट दिया। सिंध का बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ का उसके नजदीक का भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था, इस वजह से। ठीक है, अगला है हड़प्पा। अब चलिए हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। कैसी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। हम आपको मृण मूर्ति के बारे में जरा बता दें। मृण मूर्ति का मतलब होता है प्राचीन समय की मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है? प्राचीन समय की मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब होता है प्राचीन मूर्ति। ठीक है, मृण का मतलब प्राचीन होता है। मृण का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा से यहाँ से जो है स्त्रियों की लघु मृण मूर्ति, मतलब कि छोटा छोटा जो है प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुआ है। किसका? स्त्री का। स्त्री का। आगे है स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ में पौधा निकलता हुआ दिखता है। मतलब वहां से और भी एक ऐसी मूर्ति मिले हैं जहां पर स्त्रियों के गर्भ से, मतलब पेट से जो है पौधा निकला हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब वो ऐसा मूर्ति बना हुआ है, ऐसा मूर्ति बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि आपको जो है ना वो क्या है कि मतलब महिलाओं के पेट से जो है सो ये पौधा निकला हुआ, ये भी मूर्ति मिला है देखने को। इसके बाद पत्थर के शीशन। शीशन मतलब क्या होता है बताइए? शीशन मतलब गर्भ होता है। और यूनी ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मंजूषा, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन। लेख युक्त बर्तन का मतलब बर्तन पर कुछ कुछ लिखा हुआ। ठीक है, मुखौटा। ठीक है ना, मुखौटा मतलब क्या होता है? मुंह में लगाने वाला जो होता है ना, मुंह में लगाने वाला। देखते हैं ना नाटक सब में कोई जोकर का मुंह लगा, उसको मुखौटा बोला जाए। किसी चीज का मुंह लगा तो मुखौटा उसको कहेंगे। ठीक है, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ, गेहूं, भूसी, मटर, तिल की खेती का प्रमाण, और खरगोश की चित्र वाली मुद्रा का प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा, ज्यादा बात इसमें नहीं याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पर कि स्त्री की छोटी छोटी मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा। नहीं याद है तो ऐसा समझिए हड़प्पा से। अगर नहीं याद हो तो ऐसा समझिए कि स्त्री को हड़प लेता है लोग, स्त्री को हड़प लेता है ना, इसलिए याद रखिएगा कि ये स्त्री की छोटी छोटी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, और महिलाओं के पेट से निकलता हुआ पेड़ की मूर्ति कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इसके बाद है आपको RH-37 कब्रिस्तान। बोलिएगा RH-37 कब्रिस्तान, यानी कि RH-37 कब्रिस्तान जो है यह भी आप याद रखिएगा। देखिए कब्रिस्तान लगा हुआ है ना, तो कब्रिस्तान मतलब उर्दू वर्ड हो गया, और उर्दू वर्ड कहाँ का लोग बोलेगा? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान से जोड़ लीजिए कब्रिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जोड़ लीजिए कब्रिस्तान, और हड़प्पा तो पाकिस्तानी में था, इसलिए RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पर आपको प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा में। आगे है लकड़ी का हल, लेख युक्त कार्बन, मुखौटा, शंख का बैल, तांबे की मुहर, जौ, गेहूं की भूसी, मटर, तिल की खेती, प्रमाण, खरगोश चित्र वाली मुद्रा, ये सब आपको जो है सो वहीं से प्राप्त हुआ था। तो इसमें इसको याद रखिएगा कि खरगोश की चित्र वाली मुद्रा मतलब ऐसा मुद्रा
जिसमें खरगोश का जिस चित्र पर हो। खरगोश का चित्र था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा से। आप इसको सोच लीजिए कि दो खरगोश आप खरीदे, उसको आप पाल रहे थे, लेकिन सुबह होकर के देखे, रात में जो आप रखे जहाँ पर, सुबह होकर के देखे कि एगो खरगोश हेरा गया। तो हेरा गया मतलब हड़प्पा, हेरा गया मतलब हड़प्पा। यानी कि खरगोश की चित्र वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। हड़प्पा से। और स्त्रियों की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। स्त्रियों के पेट से निकलती हुई पौधे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए, आर्य कब्रिस्तान की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। बात समझ में आ गया? चलिए, ठोस पहिए वाली गाड़ी जो है यह भी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चन्हूदरो के बारे में। यह भी सिंधु सभ्यता का एक नगर था, जिस तरह से मोहनजोदड़ो और आपको जो है सो हड़प्पा नगर था, ठीक उसी तरह से चन्हूदरो भी एक नगर था। यहाँ अनेक यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना आया, मतलब मिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाने का कारखाना मिला है? मनके। अब मनका क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न उठा होगा। मनका का मतलब जो होता है मोती होता है। मनका का मतलब क्या होता है? मोती। मोती, याद रखिएगा। और मोती को हम लोग गूंथ करके जो माला बनाते हैं ना, तो उसी को हम लोग मनका बोल सकते हैं। यानी कि मोती का जो माला बनाते हैं हम लोग, तो उसको बनाने का कारखाना भी आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो चन्हूदरो से। कहाँ से? चन्हूदरो से। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी मोती को गूंथ करके माला बना करके आपके सामने जो आ जाएगा तो बड़ी सुंदर लगेगा ना। जब बड़ी सुंदर लगेगा तो आपका आंख चुनरा जाएगा ना। इसलिए याद रखिएगा कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था? चन्हूदरो से। मनका का मतलब क्या आता है? मोतियों का माला। माला, मोतियों का माला। चलिए, तो कहता है कि मनके बनाने का कारखाना और अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी मतलब सजाया हुआ हाथी। कभी कभी देखिए शादी विवाह में हाथी सब जाता है तो घोड़ा सबको सजा देता है, तो वही अलंकृत हाथी। श्वान, श्वान का मतलब होता है हंस। पीतल की बत्तख, लिपस्टिक है ना, तराजू और बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर तक फैला हुआ। याद रखिएगा, बेचारा चन्हूदरो मात्र 128 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ था। ठीक है, चन्हूदरो जो नगर है वो कितना एरिया में फैला हुआ था? 128 किलोमीटर। 128 यानी कि 128 किलोमीटर में ही बेचारा फैला हुआ था। कौन फैला हुआ था? चन्हूदरो। बताइए चन्हूदरो से क्या क्या प्राप्त हुआ था, उसमें हम आपको जरूरी बात बता दें। सबसे पहले याद रखिएगा कि मनके बनाने की कारखाना चन्हूदरो से प्राप्त हुई थी। मन का मतलब मोतियों का माला। जब मोती का माला पहन के आएगा तो आप चढ़ा जाइएगा देख करके। इसलिए मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था? चन्हूदरो से। और अलंकृत हाथी, अलंकृत मतलब सजाया हुआ आभूषण से, कहाँ पर मिला था? चन्हूदरो में। चन्हूदरो में। मोती का माला मान लीजिए ना कि हाथी को पहना दिया क्या। इसके बाद है श्वान मतलब हंस। पीतल की बत्तख, पीतल की बत्तख कहाँ से मिला था? चन्हूदरो से। चन्हूदरो से मिला था। अब है लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी, ये सब आपको चन्हूदरो से ही प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो में इसका जो एरिया है, चन्हूदरो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ था? 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर मात्र। ठीक है, आइए इसके बाद है आपको लोथल। लोथल के बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं। लोथल के बारे में समझिए। यहाँ से फारस की मोहरें, धान और बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। अगर आपसे कहे कि फारस की मोहर का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। तो लोथल से समझिएगा। कहाँ से? लोथल से। देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? फारस की मोहर। हॉल में जो आगे लोहा लगा रहता है उसको क्या बनाता है? फार। अब फार जो कहीं आपको धोखा से लग गया आपके पैर में तो आपको लोथे ना बना देगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि फारस की मोहर कहाँ से मिला था? लोथल से। देखिए फार कैसे लग गया? खेत में जोत रहे थे, खेत धान और बाजरा वगैरह बाप कर रहे थे, उसी में लग गया। इसलिए धान और बाजरे का प्रमाण जहां से मिलेगा वहीं से फारस की मोहर भी मिलेगा। तो बताइए कि धान और बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। और आटा पीसने वाली मशीन, अरे जहाँ पर धान और बाजरे का प्रमाण मिला वहीं से तो आटा पीसने वाला मशीन, क्योंकि जहाँ पर धान और बाजरा होगा वही ना आटा बनेगा। बिल्कुल, इसलिए आटा पीसने वाली चक्की जो मिला है वो भी आपको लोथल से ही मिला है। हाथी दांत का पैमाना, देखिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। वही इससे पहले जो हम पढ़े थे अलंकृत हाथी पढ़े थे वो चन्हूदरो से पढ़े थे, चन्हूदरो से पढ़े थे यहाँ पर। लेकिन हाथी दांत का पैमाना और मनकों का कारखाना, देखिए मनकों का कारखाना चन्हूदरो से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। याद रखिएगा, मन का मतलब मोतियों का माला बनाने का कारखाना। कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां और 3 युगल समाधान। और ये जो अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं 3 युगल समाधान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तीन युगल का मतलब समझ लीजिए, युगल का मतलब होता है आपको तीन जो है तीन तीन मूर्ति आपस में जुड़ा हुआ। जैसे सिक्का पर या ये अशोक स्तंभ पर 4 मूर्ति जुड़ा हुआ है ना, ठीक उसी तरह से जो है आपको तीन युगल, आप सिक्का पर भी देखिएगा 4 मूर्ति जुड़ा हुआ रहता है। तो 3 युगल समाधान, शव का मतलब होता है लाश। तो 3 युगल समाधान और गोदी बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 3 युगल समाधान कहाँ से मिला है। तो देखिए 3 को जोड़ करके जो है ना समाधान, शव का बात समझ में आ रहा ना, शव लाश के जैसे जो मिला है आपको, समझ ऐसा सोच लीजिए कि 3 को लाश को ना एक ही में ज्वाइंट करके जो है दिखाई पड़ा मूर्ति कहाँ पर मिला है, लोचन में। समझ लीजिए कि 3 को लोथ था और वो लोथ एक ही जगह पर रहता था, वो तीनों एक ही जगह पर मर गया तो समझ लीजिए कि सट गया। इसलिए याद रखिए कि 3 को युगल जो है समाधान, 3 को युगल समाधान का मूर्ति कहाँ पर मिला है, लोथल में। लोथल से मिला है। गोदी बंदरगाह के प्रमाण जो है वो भी आपको लोथल से मिला है। अगर बच्चे को गोद में आप रखिएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, लोथ। अब उसको चलने फिरने दीजिए ना भाई, कितना देर उसको गोद में रखिएगा, जब गोद में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, लोथ। इसलिए गोदी बंदरगाह कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल से मिला है। आइए तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कालीबंगान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगान। देखिए कालीबंगान के बारे में समझिए। यहाँ से अग्निकुंड, बेलनाकार मुहर, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, तांबे की बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटा। नक्काशीदार का मतलब क्या होता है बताइए, नक्काशीदार का मतलब डिजाइन किया हुआ ईंट, डिजाइन किया हुआ ईंट। तो डिजाइन किया हुआ ईंट जो मिला है कहाँ से मिला है, कालीबंगान से। नहीं याद रहेगा तो समझिए कि ईंट जो बनाने वाला व्यक्ति होता है, जो वो धूप में काम करेगा तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसलिए आपको नक्काशीदार ईंट जो मिला है वो कालीबंगान से मिला है। अब है मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य। ये भी एक प्रश्न नया आया कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगान से। बात समझ में आ गया होगा। पहले भी हम लोग पढ़े थे कि हल चलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति धूप में काम करते काला हो जाएगा, इसलिए कालीबंगान से हल चलाने का ये साक्ष्य मिला है। और नक्काशीदार ईंट का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगान से ही मिला है। और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी आपको कालीबंगान से ही मिला है। बात समझ गए। चलिए इसके बाद है बनावली। क्या है, बनावली। बनावली से चक्राकार अंगूठी, नाक और कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, नाक कान की बाली। देखिए नाक और कान के बाली को बनाया जाता है ना, इसलिए याद रखिएगा कि नाक कान की बाली जो है कहाँ पर मिला है, तो बनावली से मिला है। मछली पकड़ने की कांटा, और मछली जो आप पकड़ के लाते हैं तो मछली को बनाते सुनाते हैं तब ना खाते हैं, इसलिए बनाने से याद कर लीजिएगा बनावली। यानी कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, बनावली से। बनावली से। मिट्टी के बने खिलौने, मिट्टी के खिलौने को भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना, इसलिए मिट्टी के बने खिलौने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बनावली से। तो बताइए बनावली के बारे में क्या चीज हम लोग जाने। मछली के देखिए कांटा। एक ये याद रखिएगा, चक्राकार अंगूठी, ठीक है। दूसरा है नाक और कान की बाली, और मिट्टी की खिलौना, और मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। ये भी आपको कहाँ से मिला है, बनावली से ही मिला है। तो हम लोग जो है अभी तक में हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर से जो वस्तु प्राप्त हुए थे उसके बारे में हम लोग जाने हैं, और हम लोग अगले क्लास में जो जानेंगे वो उदाहरण किसी बड़े स्थल का पुरातात्विक रिपोर्ट हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।